हेलो स्टूडेंट्स वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी जहां हम लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं एंड दीज रूलर्स वर्क फॉर अस अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल. If the elected representatives do not do so, people do not vote for them in the next election. That is the present system of the government. But how this system came, इसकी हिस्ट्री क्या है और कहाँ से वर्ड आया लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी. तो these words also have a history. So in this chapter, we will go through the French Revolution and we will read a small part of that history. तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिल्कुल नाम से ही समझ रहे हो कि रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था. तो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में. फ्रांस वन ऑफ द फेवरेट कंट्री ऑफ माइन. फ्रांस ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है, रिनोड फॉर इट्स वाइन, सोफिस्टिकेटेड क्यूसाइंस एंड ऑल्सो फॉर एफिल टावर. इट्स कैपिटल इज पेरिस और आज का उसका जो पॉपुलेशन है वो है 6.7 करोड़. और वहाँ एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है जहाँ प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. दीज लाइन्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट फ्रांस. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं 1789 की. तो ये दिन था 14 जुलाई, ईयर है 1789 और सिटी है पेरिस. पेरिस के लोग 14 जुलाई के दिन जब वो सो करके उठे तो उन्होंने एक र्यूमर सुना. व्हाट दे हर्ड कि पेरिस में लॉकडाउन हो गया और वहाँ कोरोना वायरस आ गया. नॉट लाइक दैट. उन्होंने र्यूमर सुना कि द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. उन्होंने ये सुना कि राजा ने सोल्जर्स को बुलाया है, अपने ट्रूप्स को बुलाया है और वो उनके ऊपर अटैक कर देंगे, उनके ऊपर फायर कर देंगे. सिटीजन्स वर क्वाइट पैनिक्ड. Men and women, almost 7,000 men and women, they gathered in the town hall और उन्होंने अपना एक पीपल्स मिलिटिया बनाया, एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया. और उसके बाद क्या किया कि दे अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. यानी उनके पास कुछ भी हथियार हो जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. और आफ्टर दैट दे मूव्ड इनटू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड दे मूव्ड टुवर्ड्स this prison. It was a fortress prison. You will be surprised that this prison had only 7 prisoners. वैसे तो लोग सोच सकते हैं कि प्रिजन पर अटैक किया होगा तो वहाँ बहुत हजारों प्रिजनर्स होंगे. तो that was not like that. There were only 7 prisoners. They freed them. They stormed Bastille and stone fragments were sold in the market. लोगों ने उसे खरीदा भी और उसे याद रखा कि ये हमारे मूवमेंट की बिगनिंग है. जैसे तुम लोग देखते हो ना गांधी जी का चश्मा या गांधी जी का यूज़ किया हुआ कोई भी सामान जब उसे बेचा जाता है तो वो कितना वैल्यूएबल होता है, मिलियंस में बिकता है वो, बिकॉज इट हैज़ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि वो जो स्टोन फ्रैगमेंट्स था दैट बिकेम सोवनीर. यानी लोगों ने उसे एक यादगार के तरह रखा. तो 14 जुलाई वॉज द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन. इस रिवॉल्यूशन का एंड जो है वो बहुत पैथेटिक रहा क्योंकि इसमें जो है राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया. तो नाउ व्हाट वी विल सी दैट व्हाट हैपेंड बिफोर 14 जुलाई. अचानक लोग तो कभी ऐसा होता नहीं है कि लोग किसी र्यूमर को सुन करके इस तरह से रिएक्ट करेंगे. इट मीन्स कि सिचुएशन अराइज ग्रेजुअली. पहले से बहुत सारे कॉजेस थे. तुम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी पढ़ चुके हो कि देयर वर मेनी कॉजेज, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड आफ्टर दैट देयर वाज एन इमीडिएट कॉज जो कि इनफील्ड राइफल का आना इमीडिएट कॉज बना एंड दैट स्टार्टेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 व्हेन मंगल पांडे फायर्ड हिज सीनियर ऑफिशियल. तो कुछ ऐसा ही था कि फ्रांस का भी बैक यानी फ्लैशबैक में बहुत सारे रीजंस थे और 14 जुलाई से पहले बहुत सारे रीजंस थे एंड दैट रिजल्टेड इनटू स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. नाउ कम इन 1774. इन द ईयर 1774 रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 में
और अब हम बात कर रहे हैं 1774 की। 1774 में 20-year-old Louis XVI from Bourbon family ascended the throne of France. लुइस 16 जब वो रूलर बने थे तो ही वॉज नॉट अ वेरी मैच्योर किंग, मीन्स कि ही डिड नॉट हैव कैपेसिटी टू टेक गुड डिसीजन. His wife, Mary Antony, she was also an immature queen. Even her decision was not uh, very intelligent, and even she used to give decisions which were not quite proper. अब क्या था कि जब लुइस 16 को जब ये क्राउन मिला तो उन्हें जो ट्रेजरी मिला था डेट वाज एन एम्प्टी ट्रेजरी, यानी उनका जो खजाना था वो पहले से ही खाली था. रीज़न क्या था खजाना खाली होने का? कि फ्रांस जो है इट वाज हेल्पिंग अमेरिका इन गेटिंग इंडिपेंडेंस. अब फ्रांस और अमेरिका के बीच क्या रिलेशन है, और क्या अमेरिका उस समय इतना पुअर था कि उसे फ्रांस की हेल्प की ज़रूरत थी? तो अमेरिका एट दैट टाइम इट हैज़ बिकम कॉलोनी ऑफ 13 यूरोपियन कंट्रीज. तुम लोगों को पता है कि इंडिया भी इस समय, अगर हम 17th-18th सेंचुरी की बात करें तो इंडिया वॉज ऑल्सो अ कॉलोनी. वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है अगर एशिया को ले, अफ्रीका को ले या अदर कंटिनेंट्स को ले, तो दे वेयर द colonies of different European countries. In the same way, America was the colony of 13 European countries. यानी 13 American colonies were trying to get independence, and France was helping America in getting independence. और इस हेल्प में क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो इतना ज़्यादा खर्च किया कि उसका जो कर्ज था, डेब्ट था, इट इंक्रीज टू 2 बिलियन लाइब्रेरीज. एंड नाउ फ्रांस हैड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. फ्रांस ने जो कर्ज लिया उसके लिए फ्रांस को 10% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था. तो दैट हैज़ बिकम अ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर फ्रांस. एंड वन मोर रीज़न वॉज दैट कि उस समय के जो फ्रांस के जो राजा होते थे उनके लिए एक बहुत अच्छा सा पैलेस बनाया गया था वर्साई में. और दैट पैलेस वॉज एन extravagant palace because it was quite luxurious. It was an immense palace where 5,000 people can accommodate. तो अगर पैलेस बहुत लग्जरियस है, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट है उसमें, तो उसके पर डे का मेंटेनेंस का जो खर्च है वो भी बहुत ज़्यादा था. तो फाइनेंशियली फ्रांस हैज़ टोटली बिकम बैंकरप्ट, यानी उसका बिल्कुल दिवालिया निकल गया था. और ये जो लाइब्रेरीज है ये फ्रांस की करेंसी थी. जैसे रुपी इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, तो लाइब्रेरीज जो है वो फ्रांस की करेंसी थी. अब क्या था कि फ्रांस का ये पॉलिटिकल कॉज हुआ रिवॉल्ट का कि फ्रांस वाज हेल्पिंग अमेरिका इन गेटिंग इंडिपेंडेंस, एंड इन दिस हेल्प फ्रांस हैज़ टर्न बैंकरप्ट. इट्स डेब्ट हैज़ इंक्रीज टू 2 बिलियन libraries, and France had to maintain an extravagant court, and it had become it was a luxurious court, and cost of maintenance was quite high. अब क्या था, पॉलिटिकल कॉज भी था कि जो बॉनबॉन फैमिली जो है जो रूल करती थी फ्रांस में, वो कहा करते थे कि हमें जो अधिकार दिया गया वो तो हमें गॉड ने दिया है. यानी दे गेव द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ड्यू टू दिस वी आर रूलिंग ओवर यू. तो ये थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के ऊपर फ्रांस के रूलर जो है वो रूल किया करते थे. तो इट मीन्स कि जब गॉड ने ही उन्हें ये पावर दे दिया तो दे नीड नॉट टू वर्क फॉर द सब्जेक्ट्स, यानी प्रजा के लिए तो काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आराम से वर्साई के पैलेस में ये लोग रहते थे. दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट्स, यानी उन्हें प्रजा से उनकी कोई कॉन्टैक्ट नहीं थी. तो दैट बिकेम द पॉलिटिकल रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, अब देखो वहाँ की सोसाइटी किस तरह की थी, कौन टैक्स पे करते थे और कौन टैक्स पे नहीं करते थे. अब देखो, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, या कह सकते हैं 3 स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी. क्लर्जी मीन्स, क्योंकि हम लोग बात कर रहे एक यूरोपियन कंट्री की, वहाँ का रिलीजन था क्रिश्चियनिटी. चर्च में जो रहते थे, जैसे चर्च के पोप हुए या अदर ऑफिशियल्स हुए, उन्हें क्लर्जी कहा जाता था. सेकेंड कैटेगरी में आते थे नोबिलिटी. दे वेयर द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग.
These two categories were totally exempted from paying taxes. उनके पास स्पेशल प्रिविलेज था, यानी स्पेशल एडवांटेज था. Clergy 5 to 10% of the population, they never paid any type of tax. Nobility 2% of the population, they never paid any tax. अब हम लोग आ जाते हैं इन 3 कैटेगरीज के ऊपर. बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये थर्ड स्टेट का फर्स्ट कैटेगरी था. दिस क्लास वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल हमेशा याद रखोगे कि दिस कैटेगरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस वॉज द एडुकेटेड क्लास ऑफ फ्रांस. दे वेयर द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ फ्रांस. आगे चल करके रिवॉल्यूशन में थर्ड स्टेट का जो फर्स्ट कैटेगरी है, इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, जिनके पास अपना लैंड नहीं था, और सबसे वर्स्ट कंडीशन था कि स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, यानी दे वेयर द वर्स्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये सोसाइटी का सबसे वर्स्ट सेक्शन था, मिजरेबल, सबसे मिजरेबल कंडीशन था इनका, क्योंकि ये दूसरे के लैंड पे काम करते थे और उसके बदले जो है उन्हें जो है कुछ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस जो है उन्हें दिया जाता था. तो दीज वेयर द मोस्ट मिजरेबल सेक्शन ऑफ फ्रांस. और अब देखो ये फ्रांस की सोसाइटी की सेटअप थी, यानी क्लर्जी, नॉबिलिटी वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. ये लोग टैक्स पेयर नहीं थे. थर्ड स्टेट यूज टू पे टैक्सेस. थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरीज था, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी वॉज द इंटेलेक्चुअल कैटेगरी. एडुकेटेड थे, समुद्र क्रॉस करके दूसरे ओवरसीज ट्रेड के लिए जाते थे. दे यूज टू ब्रिंग वेल्थ फॉर द फ्रांस. लेकिन रेस्ट जो 2 सेक्शन था, ये लोग जो है बहुत पुअर कंडीशन में थे, जिसमें थर्ड कैटेगरी के लोग सबसे पुअर थे. अब देखो फ्रांस में कितनी तरह के टैक्स ली जाती थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ली जाती थी, वो भी थर्ड स्टेट से. फर्स्ट टैक्स जो था वो तो चर्च लेते थे, दैट वाज कॉल्ड टाइथ, एंड दैट दे यूज टू टेक फ्रॉम द पीजेंट्स. सेकेंड टैक्स जो था वो भी एक डायरेक्ट टैक्स था, जिसे टैली कहते हैं या टाइल कहते हैं, एंड दैट वाज टेकन बाय द स्टेट, यानी राजा के द्वारा. और देयर वर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सॉल्ट पर टैक्स, टोबैको पर टैक्स लगाया जाता था, दैट दे यूज टू पे टू द स्टेट. इट मीन्स कि different taxes were imposed, and these taxes were paid by the third state only. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो कि सबसे रिच थे, उन्होंने कभी टैक्स नहीं पे किया, लेकिन जिनका कंडीशन सबसे मिजरेबल था, दे यूज टू पे टैक्सेस. तो दिस वाज द सोशल रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वेयर exempted from paying taxes, and only third state paid taxes whose condition was very miserable. अब देखो ये जो पिक्चर है, इसमें बताया गया कि ये नोबल मैन जो है स्पाइडर है, और ये जो है किसान जो है, पीजेंट है, ये एक फ्लाई है. तो स्पाइडर के जाल में जैसे फ्लाई फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है, और फाइनली उसका क्या कंडीशन होता है तुम लोगों को अच्छे से पता होगा. वैसे कितने बच्चों को स्पाइडर से डर लगता है हमको बता देना क्लास में. तो ये तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स. ओके, अब देखो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, ये है